चलिए आज भारत के इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 1857 का महान विद्रोह। ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चिंगारी थी जिसने पूरे देश में आग लगा दी थी। और जानते हैं इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई? एक राइफल से जुड़ी एक छोटी सी अफवाह से। जरा सोचिए, एक विशाल साम्राज्य की नींव सिर्फ एक अफवाह से हिल गई। एक ऐसी बात जिसने सैनिकों के दिलों में शक और गुस्से की आग भड़का दी। तो आखिर ये अफवाह थी क्या और कैसे सिर्फ एक चिंगारी ने इतनी बड़ी आग लगा दी? चलिए इस कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हुआ यूं कि अंग्रेजों ने एक नई एनफील्ड राइफल सेना में शामिल की और यहीं से सारा खेल शुरू हुआ। सिपाहियों के बीच ये बात आग की तरह फैल गई कि इन राइफलों के कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है और इन कारतूसों को इस्तेमाल करने के लिए दांत से काटना पड़ता था। अब ये बात हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपाहियों के धर्म पर सीधा हमला थी। इतना ही नहीं, एक और अफवाह उड़ी कि बाजारों में मिलने वाले आटे में जानवरों की हड्डियों का चूरा मिलाया जा रहा है। इन बातों ने सिपाहियों के मन में डर और गुस्से की एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी। और इसके बाद घटनाएं बहुत तेजी से घटीं। 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने उन कारतूसों को इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया और अपने अफसरों पर हमला बोल दिया। सिर्फ 10 दिन के अंदर 8 अप्रैल को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। मंगल पांडे की शहादत ने आग में घी का काम किया। ठीक एक महीने बाद 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने खुली बगावत कर दी और अगले ही दिन वो दिल्ली पहुंचे और शहर पर अपना कब्जा जमा लिया। विद्रोह अब शुरू हो चुका था। अब देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि राइफल वाली अफवाह तो बस एक चिंगारी थी। असली वजह तो वो बारूद था जो पिछले 100 सालों से इकट्ठा हो रहा था। अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा कई सालों से अंदर ही अंदर सुलग रहा था। तो ये गुस्सा आखिर पनप क्यों रहा था? इसकी जड़ें काफी गहरी थीं और हम इन्हें 4 बड़े हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, राजनीतिक वजहें, जहां अंग्रेज एक एक करके भारतीय राज्यों को हड़प रहे थे। दूसरा, आर्थिक शोषण, जिसने किसानों और कारीगरों की कमर तोड़ दी थी। तीसरा, सामाजिक और धार्मिक मामलों में दखलंदाजी, जिसे लोग अपनी संस्कृति पर हमला मान रहे थे। और चौथा, सेना के अंदर भारतीय सैनिकों के साथ हो रहा भेदभाव। राजनीतिक कारणों में सबसे बदनाम थी लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस नीति का नियम सीधा सा था, अगर किसी राजा का कोई बेटा या पुरुष वारिस नहीं है तो उसका राजपाट सीधे अंग्रेजी हुकूमत के कब्जे में आ जाएगा। ये भारतीय राजाओं और नवाबों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा और अपमान था। और इस नीति का असर भी तुरंत दिखने लगा। सतारा, अवध और झांसी जैसे कई बड़े और अहम राज्य इसी नीति का शिकार बने। इससे सिर्फ शाही परिवारों में ही नहीं, बल्कि आम लोगों में भी जबरदस्त नाराजगी फैल गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के गुस्से की एक बड़ी वजह यही नीति थी। इसके साथ साथ अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक और विधवा पुनर्विवाह को इजाजत देने जैसे कई सामाजिक सुधार भी किए। अब देखिए, आज हमें ये बातें अच्छी लग सकती हैं, लेकिन उस जमाने में बहुत सी लोगों को ये अपनी परंपराओं में सीधी दखलंदाजी लगी। ऊपर से ईसाई मिशनरियों का बढ़ता प्रचार और सेना में दाढ़ी या पगड़ी जैसे धार्मिक चिन्हों पर पाबंदी ने भी लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। तो मेरठ और दिल्ली से जो आग भड़की थी, वो देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में फैल गई। चलिए देखते हैं कि इस विद्रोह की कमान कहाँ-कहाँ, किन-किन लोगों के हाथों में थी। विद्रोह की लहर बहुत तेजी से फैली। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला, तो कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने कमान अपने हाथ में ली। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी। और बिहार के जगदीशपुर में तो 80 साल के वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। यहाँ तक कि पटना में पीर अली, जो एक किताब बेचने वाले थे, उन्होंने भी विद्रोह का नेतृत्व किया। मतलब ये सिर्फ राजा रानियों की लड़ाई नहीं थी, आम लोग भी इसमें कूद पड़े थे। विद्रोहियों के साहस की एक मिसाल वीर कुंवर सिंह की कहानी है। सोचिए, 80 साल की उम्र में वो न सिर्फ लड़े, बल्कि उन्होंने अंग्रेजी सेना को हराया भी। एक लड़ाई के दौरान उनके हाथ में गोली लग गई। उन्हें लगा कि जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा, तो उन्होंने बिना सोचे अपनी तलवार से अपना हाथ खुद ही काटकर अलग कर दिया। कुछ दिनों बाद इसी चोट की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनका ये बलिदान आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। इतने बड़े पैमाने पर फैलने और इतने साहस के बावजूद ये विद्रोह आखिरकार दबा दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? कहाँ कमी रह गई?
इसकी कई वजहें थीं। एक तरफ तो साफ था कि विद्रोहियों के पास अंग्रेजों जैसे आधुनिक हथियार नहीं थे और ना ही कोई एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व था जो सबको साथ लेके चल सके। लेकिन शायद इससे भी बड़ी एक अंदरूनी कमजोरी थी। कई नेता एक भारत के लिए नहीं बल्कि अपने निजी मकसदों के लिए लड़ रहे थे। नाना साहेब अपनी पेंशन वापस चाहते थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी का सिंहासन अपने बेटे के लिए सुरक्षित करना चाहती थी और बेगम हजरत महल को अवध वापस चाहिए था। एक साझा लक्ष्य की ये कमी एक बहुत बड़ी कमजोरी साबित हुई। और भी कई कारण थे। सिंधिया जैसे कई ताकतवर भारतीय शासकों ने विद्रोहियों का साथ देने की बजाय अंग्रेजों की मदद की। देश का पढ़ा लिखा तबका भी इस लड़ाई से ज्यादातर दूर ही रहा। और तो और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की अपनी बेदम जीनत महल पर भी ये इल्जाम लगा कि उन्होंने अंग्रेजों तक खुफिया जानकारी पहुंचाई, जिसकी वजह से बादशाह की गिरफ्तारी आसान हो गई। विद्रोह भले ही नाकाम रहा हो, लेकिन इसने भारत के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसके जो नतीजे निकले वो बहुत बड़े और दूर तक असर करने वाले थे। सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी बदलाव ये था, 1857 से पहले भारत पर एक व्यापारिक कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी हुकूमत करती थी। विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन सीधे अपने हाथों में ले लिया और यहीं से ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत हुई। इस बदलाव को महारानी विक्टोरिया की एक घोषणा के जरिए लागू किया गया। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म कर दिया गया। भारतीय राजाओं को भरोसा दिलाया गया कि अब उनके राज्य नहीं छीने जाएंगे और सबसे अहम, सेना का पूरा ढांचा ही बदल दिया गया। अंग्रेजों ने भविष्य में ऐसे किसी भी विद्रोह को रोकने के लिए ब्राह्मण सैनिकों की संख्या घटा दी और उनकी जगह गोरखा और पठान जैसी लड़ाकू जातियों की भर्ती बढ़ा दी। तो अंत में हम इस बड़े सवाल पर आते हैं, क्या 1857 का विद्रोह सिर्फ कुछ नाराज सिपाहियों की एक नाकाम बगावत थी, या फिर ये अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत का पहला संगठित स्वतंत्रता संग्राम था? इतिहासकार आज भी इस पर बहस करते हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है, इस घटना ने भारतीय राष्ट्रवाद की नींव रखी और आज़ादी की लड़ाई के लिए आगे का रास्ता तैयार किया। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना